रामबन की खबर के साथ, जहां के परनोट इलाके में भूस्खलन से करीब 50 से 60 घर नष्ट हो गए हैं। दरारें पड़ने की वजह से 100 से ज्यादा मकानों को खतरा बना हुआ है। कई परिवारों ने अपने घर भी खाली कर दिए हैं। कुछ परिवार अपने करीबी रिश्तेदारों के घरों में रहने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित भी कर दिया है, यानी कि ट्रांसफर कर दिया है। जिला प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम भी इसको लेकर कायम किया है, जहां लोग अपनी शिकायतें, अपनी परेशानियां बता सकते हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां 60 से ज्यादा घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, यानी रहने लायक नहीं बचे हैं। वहीं 100 घरों पर और खतरा मंडरा रहा है। बिजली के टावर, टेलीफोन के टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कें और छोटी पगडंडियां, रास्ते चलने लायक नहीं बची हैं और लोगों में डर का माहौल एक बार फिर पैदा हो गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर रहने को मजबूर हैं। लोगों की परेशानियां यहां पर बढ़ गई हैं। प्रशासनिक अमला पूरा यहां पर डटा हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी बहुत जल्द यहां पहुंचने वाली है। डीसी डिस्ट्रिक्ट रामबन भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया है। बड़ी बात यह है कि प्रभावितों को फौरी राहत यहां पर प्रदान करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। लंगरों का आयोजन किया जा रहा है। सरायों में या फिर कम्युनिटी हॉल्स में लोगों को यहां पर ठहराया जा रहा है, जिनके घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, रहने लायक नहीं बचे हैं। उनके लिए इंतजामात यहां पर किए गए हैं। हमारा जो एपिसोड है ये परसों शाम को हुआ, लगभग कोई 5 बजे के करीब जो है वो लोगों को पहले हमारी रोड जो है वो सिंक हुई, उसी के बेसिस पे जो है वो इन्फॉर्मेशन गई। तो हमने प्रिकॉशनरी मेजर पे लगभग उस दिन जो है वो 30 फैमिलीज़ को जो है वो हमने वहाँ से शिफ्ट किया, इवैक्यूएट कर लिया। और दूसरे जो 26 फैमिलीज़ हमारी और थी, जिनको हमने जो है वो दूसरे दिन सुबह जो है वो वहाँ से शिफ्ट कर लिया। उनका माल, लाइफ स्टॉक जितना भी था उसको भी शिफ्ट कर दिया। तो टोटल आज की डेट में भी हमारा जो है अभी लैंड जो है वो कंटिन्यूसली सिंक कर रही है। तो उसमें टोटल अभी तक हमारी जो है जिन फैमिलीज़ को हमने वहाँ से इवैक्यूएट करके सेफ़ प्लेसेस पे एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, सो दैट कि हमारी प्रिपेयर्डनेस जो डिज़ास्टर की रहती है उसके मुताबिक हमने जो है वो 100 फैमिलीज़ को हम जो है वो इवैक्यूएट करके, तो हमारे यहाँ पे 3-4 जो है वो हमारे रिलीफ कैंप हैं। एक तो यहीं पे पंचायत घर में है जो परनोत के अंदर है, दूसरा हमारा जो है मैत्रा के अंदर है, और एक जो है हमारा मेन बाज़ार के अंदर है। वो इसलिए क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जैसे यहाँ बारिश है ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा इतना गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स नहीं है जिनको हम एज अ रिलीफ कैंप बना सकें, तो इसलिए हमने शिफ्ट किया है। बट वी आर वेटिंग कि हमारा यहाँ पे टेंट का भी सिस्टम चल रहा है, जिसको हम 1 वीक के लिए जो है वो चला रहे हैं। बाकी जितना भी जो फूड का है, जैसे एज़ पर जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, जैसे 3 टाइम का खाना होता है, 2 टाइम की चाय होती है, प्लस जो हमारे वहाँ पे मेन है एक मेडिकल का कैंप वहाँ पे लगा हुआ है, प्लस हमारा जो सैनिटेशन की जो पूरी टीम बैठती है, हमारे नोडल अफसर हैं। अगर किसी किस्म की हमारी जो मेडिकल इमरजेंसी टीम है 24/7 काम करती है अलॉन्ग विद द टीम ऑफ द डॉक्टर्स। और बाकी जितना भी जो रिक्वायरमेंट्स हमारी है, जैसे अभी हमें बाकी चीज़ें हैं, हम असेसमेंट कर रहे हैं। आज सुबह से हमने जो है वो यहाँ पे कैंपिंग की हुई है। आपने देखा होगा कि आप पीछे मेरे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट की होती है, जिसका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होता है, तो हमने यहाँ पे ऑफिस कैंप ही यहीं पे लगाया हुआ है। और ये हम तब तक ये कैंप यहाँ पे चलता रहेगा जब तक ये रिलीफ का सारा काम और पूरी असेसमेंट हमारी जो है वो पूरी नहीं हो जाती है। सबसे बड़ा चैलेंज इस समय ये है कि रेनफॉल जो हो रही है, सबसे बड़ा चैलेंज है। एक बार ये रुके सो दैट के हम जो है वो बाकी असेसमेंट भी कर पाएँ। लैंड सिंक हो रही है, तो क्या अभी शुरुआती जांच में क्या निकल कर सामने? अभी हमारी जियोलॉजी की टीम जो है वो आई हुई है, वर्दी डिविकम जम्मू ने जो है वो टीम को सेंड किया, तो अभी वो सैंपल्स वगैरह ले रहे हैं, तो आफ्टर उसके बाद जो है वो बताएंगे। बट एज ए प्रिकॉशनरी मेजर उन्होंने भी जो है वो यही बोला है कि इस एरिया को जो है वो अभी बिल्कुल किसी किस्म से ह्यूमन का इंटरफेरेंस जो है अभी नहीं होना चाहिए। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ये इलाका बराबर धंस रहा है। जहां हमने पहले देखा कि इसमें कम घर थे, लेकिन अब इसकी जद में मजीद भी घर आ रहे हैं, क्योंकि 24 से यह आंकड़ा अब लगभग 30-32 की तरफ जा रहा है। जहां टोटल डैमेज की बात करें, क्योंकि रिस्क में 20-22 घर और भी हैं जो इसके बॉटम में है, 7 घर इसके टॉप पे है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रैक्स पड़े हुए हैं घरों में। परेशानी है तो जाहिर सी बात है, हालात किस तरह के हैं ये तमाम चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं। हालांकि हमारी रिक्वेस्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन से और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि कंपनसेट किया जाए, हमें ज़मीन कहीं फराहम की जाए, क्योंकि अब ना हमारे पास घर है ना हमारे पास ज़मीनें हैं। और कुछ लोगों का तो रोज़गार भी खेती बाड़ी से जुड़ा था, तो वो लोग भी बेरोज़गार हो गए हैं। तो 3 तरह की हमारी डिमांड्स रहेंगी जो टॉप पे हैं। एक तो ये कि हमें आप ज़मीन दे दीजिएगा 10 मरले पर हेड,
और उसके बाद आप हमारे लिए कंपनसेशन का इंतज़ाम कीजिएगा ताकि हम उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें। और तीसरी बात, वो जो लोग बाग मालकान थे या फिर जो खेती बाड़ी कर जिनका ज़रिया आमदन यही था, सोर्स ऑफ इनकम यही था, आप उनके लिए भी रोज़गार का कुछ कीजिएगा। कहूँगा कि ये बहुत बड़ा हादसा है, दिलदोज हादसा है, जहाँ हमारी ज़मीन जो है तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब जो है खिसक गई, जिसमें हमारे रिहायशी मकानात जो हैं और जानवर जो हैं यहाँ पे रहा करते थे। बहुत अफसोस है, इसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। बहरहाल हम गवर्नर साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे कि जल्द अज जल्द इनको जो है रिहेबिलिटेट किया जाए। इसके अलावा हम अपने पार्टी हाईकमान तक भी हमने बात रखी है, तो वही फ़राइज़ अंजाम देते हुए मैं अपने पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने मुझे यहाँ भेजा है कि आप वहाँ सूरत हाल देखिए, इंशाल्लाह वो खुद भी आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नर साहब और उसके इंतज़ामिया जो है इनको जल्द अज जल्द जो है फराहम करो। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का खासकर डिप्टी कमिश्नर रामबन का शुक्रिया करता हूँ कि वो शायद पूरी टीम लेकर कल से यहाँ पे खैमाजन हैं, तो जितना भी हो सकता है तो हम भी उनके शाना बशाना हैं। जैसे भी ये परसों से चल ही रहा है अभी तक, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखेंगे कि कम से कम 300 से ज़्यादा इसमें लोग जो इन्वॉल्व हो चुके हैं, 57 हाउसेस डैमेज हो चुके हैं और 82 और कह रहे हैं, तो एक पूरे गांव का गांव ही चल रहा है। तो हमारी यही गुजारिश है, करने और कहने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। नेशनल मीडिया ने चलाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट से है कि रिहेबिलिटेशन का आप क्या कहेंगे, क्या इनको कहीं ज़मीन अलॉट की जाए और वहाँ पर कंपनसेशन अनाउंस की जाए। ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा इंसिडेंट हो रहा है, इतना पूरा गाँव चल रहा है और अभी भी चल रहा है। मुझे लगता है इसमें जायद कम से कम 100 से ज़्यादा घर आएंगे और 500 से ज़्यादा फैमिली लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। हमारी सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि हम शुक्रगुजार हैं DC रामन के कि खाने का इंतजाम कर रहे हैं, टेंट लगाए हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोएक्टिव हुई कल पूरी आपकी मीडिया आने के बाद। बट आज हमारी गुजारिश है कम से कम इनके लिए लैंड एलोकेशन की जाए और कंपनसेशन अनाउंस की जाए 30 से 40 लाख रुपए हर फैमिली के लिए, ताकि उनकी जो जिंदगी है वो शुरू हो सके, क्योंकि किसी का आशियाना उजड़ना आप जानते हैं कि कितनी बुरी हालत होती है। तो वहीं भलेसा में भारी बारिश हुई है, कई स्थानों पर ताजा बर्फबारी भी दर्ज की गई है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आज सुबह से कल शाम तक मैदानी हलकों में भारी बारिश की भविष्यवाणी भी की है। पत्थर गिरने और भूस्खलन के कारण जिला मुख्यालय डोडा को जोड़ने वाली कई सड़कें बंद हैं, प्रभावित हैं। प्रशासन ने लोगों से नदियों से दूर रहने की भी अपील की है। वहीं आपातकालीन स्थिति में घर छोड़ने से पहले प्रशासन से संपर्क करने की बात भी कही गई है। खबरें जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चुनाव जीतने के बाद मंडी को स्मार्ट सिटी बनाना होगी हमारी प्राथमिकता। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल पर किया पलटवार। कहा, बिंदल बेतुकी बात करते हैं, 400 पार नहीं सत्ता से तड़ी पार होगी बीजेपी। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने शिमला के रामपुर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस को महिलाओं का अपमान करने वाली पार्टी बताया। पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कालिया का गगरेट में रोड शो के दौरान किया शक्ति प्रदर्शन। कहा, गगरेट की जनता भ्रष्टाचारियों को दिखाएगी बाहर का रास्ता। अनीस अहमद ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के खिलाफ जनता में है भारी रोष, जनता बीजेपी को पटखनी देने वाली है। प्रभारी संजय ठाकुर ने किया केलांग का दौरा। संजय ठाकुर ने बागी नेताओं पर कसा तंज। कहा, भावनाओं को बेचने वाले को जनता सिखाएगी सबक। बीजेपी का लाहौल स्पीति के प्रति रवैया को नकारात्मक बताया। कुल्लू में व्यापार मंडल की हुई बैठक में वार्ड समितियों का गठन किया गया। देहरा में पुलिस स्पोर्ट्स मीट का समापन कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में एसपी शालिनी अग्निहोत्री रही मौजूद। विजेता खिलाड़ियों को बांटे गए पुरस्कार। पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली ब्रेक के बाद खबर बारामूला से है, जहां पुलिस का नशाखोरी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और नंबला उरी में पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 4.20 किलोग्राम गांजा पाउडर जैसा पदार्थ और कुछ कैश भी बरामद हुआ है।
वहीं बारामूला पुलिस ने अवैध खनन के मामले में 5 ट्रैक्टरों को जब्त करने के साथ साथ 5 ड्राइवरों को भी गिरफ्तार किया है। जिन 5 चालकों को गिरफ्तार किया है उनके नाम यासीन अहमद मलिक, तौसीफ अहमद, अदनान अहमद भट्ट, तनवीर अहमद भट्ट और यासिर अली डार, साथ ही साथ कृपाल पोरा पाइन शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आरएसपुरा के मीना साहिब में आम आदमी पार्टी नेता ओम प्रकाश खजूरिया की दुकान पर फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर अबू जट ने कबूल की है। गोली दुकान के शीशे पर लगी है। पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। ये वही गैंग है जिसने कुछ हफ्ते पहले कठुआ में एक पीएसआई की हत्या कर दी थी। आज लगभग 8 बजे मेरा बिजनेस प्रेमिस है, वहाँ पे खजूरिया फूड मार्ट, वहाँ किसी ने बुलेट फायर किया है, उसको टारगेट करके बुलेट फायर किया हुआ है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसकी एसडीपीओ आरएसपुरा भी है, एसएचओ मीरा साहब भी हैं और मुझे एसपी साउथ का भी मुझे फ़ोन आया है। ठीक है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये किस्म की, क्योंकि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ इसलिए इसका एक टारगेट भी था। बारामूला संसदीय सीट पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन को अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा के बाद अपनी पार्टी के पाटन निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी जावेद इकबाल ने इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने पाटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां उन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा पर नाराजगी जताई और कहा कि वो इस फैसले के पक्ष में नहीं है, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं। जावेद इकबाल जल्द ही दूसरी पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। मैं किसी के अगेंस्ट खड़ा नहीं हूँ, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ। अभी 2 चीज़ें अलग अलग होती हैं। मेरे लोग इस डिसीजन के साथ नहीं थे, इसलिए मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, ना कि किसी के अगेंस्ट खड़ा हूँ। इसमें मेरे लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं थी, इसमें मेरे लोगों की रजामंदी नहीं थी। ये जो मैंने जब पार्टी ज्वाइन की थी वो मैंने उसी टाइम लोगों के फैसले से ली थी। आज भी मैंने जब छोड़ी है पार्टी, वो भी मैंने लोगों के फैसले के ऊपर ही ये डिसीजन लिया है। उसी जगह पे खड़ा हो जाऊंगा जहाँ पे मेरे लोग चाहेंगे, जहाँ पे मेरे लोग मशवरा देंगे। और हम बात चल रही है अपने लोगों के साथ कहाँ पे खड़े हो जाएं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द पता चलेगा। यहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो आपके जो ओहदेदार हैं, उन्होंने पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ किया नहीं आज तक। अगर किया होता तो शायद जावेद इकबाल आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बैठता और शायद जावेद इकबाल पॉलिटिक्स में ना आता, शायद जावेद इकबाल अपने जॉब को ना छोड़ता। और इस वजह से मैंने सोचा कि अगर काम हुआ होता तो मैं नहीं आता इसमें। अब अगर उस हाई कमांड की जो बात है, मैं उनके फैसले को गलत नहीं बोलूँगा, बट मैं तभी बोल रहा हूँ कि 2 चीज़ें होती है। एक होता है कि किसी के अगेंस्ट खड़ा होना, एक होता है कि अपने लोगों के साथ खड़ा होना। मैं यहाँ पे अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, ना किसी के फैसले के अगेंस्ट खड़ा हूँ। मैं तो दामन तो अल्लाह का ही थामा हुआ है। जब भी मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, उसके बाद बिल्कुल उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरे लोग बोलेंगे, जहाँ पे मेरे लोग मशवरा देंगे, मैं उसके साइड पे जाना चाहूँगा। कान्हामा मागाम में स्थित नूरुल एंड ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के हेड ऑफिस पर अनाथ और बेसहारा लड़कियों में शादी के लिए विभिन्न किट और नकदी तकसीम की गई। अनाथ लड़कियों ने नूरुल एंड ट्रस्ट का इसको लेकर शुक्रिया भी अदा किया। और इसके अलावा कुछ नकदी भी दिया जाता है, मैरिज किट्स दिए जाते हैं। मैरिज किट्स करीबन 35 से 40 हज़ार रुपया एक किट का जाता है। लिहाजा तमाम दोस्तों से, तमाम लोगों से ये अपील की जाती है कि इस ट्रस्ट नूरुल एंड ट्रस्ट कान्हामा की पूरी तरह से मदद की जाए, ताकि हम आइंदा भी ये प्रोग्राम जारी रखेंगे और गरीब मोहताज लड़कियों की शादी का बंदोबस्त किया जाएगा। जो ये शादी के किट्स हमने उनको फराम किए, जो ये बहनें हमें आई है दूर दूर इलाकों से, दूर दूर डिस्ट्रिक्टों से आई है। हमारे लोगों से यही गुजारिश है कि लोग हमें पैसे देते हैं,
हम उनका जो पैसा है जो बहनें जो होते हैं, जो यतीम और गरीब बहनें जो हमारे होते हैं, हम उन तक पहुंचाते हैं। जो उनको हम किट्स फराहम करते हैं, मैरिज किट्स, जिसमें लगभग 35 से 40 हज़ार तक इनका सामान होता है। इसमें हम कैश भी देते हैं उन लड़कियों। इसके अलावा नूरुल ऐन का मतलब दूर दराज इलाकों में जाना जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो, और एजुकेशन पे हम ज़्यादा काम करते हैं, जो भी स्पॉन्सरशिप बच्चों को करते हैं। खास ऐन का मकसद दो है। एक मकसद ये है कि हम मोहताज, गरीब, बेकस, यतीम बच्चों को शादी में इमदाद करेंगे, क्योंकि आप लोग बखूब वाकिफ़ है कि इस वक्त बहुत सारे लड़कियां शादी के लिए परेशान हैं, महंगाई अरूज पर है, गुर्बत अरूज पर है। इसलिए हाँ, नूरुल ऐन ट्रस्ट ने वादा किया है कि हम जो शादी करना चाहते हैं बच्चियाँ, इनको हम हर किस्म की मदद करने की इंशाल्लाह वादा बंद। बमना डिग्री कॉलेज में यूपीएससी के इम्तिहान की तैयारी कराने के लिए एक टेस्ट का आयोजन किया गया और इस टेस्ट में पास होने वाले स्टूडेंट्स को बहुत ही कम पैसों में आईसीपी कोचिंग के जरिए यूपीएससी परीक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक इनिशिएटिव है, ये 2008 से शुरू हुआ है। हम कुछ ऑफिसर्स जो हैं एक ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, जो फिलैंथ्रोपी में हम सिविल सर्विसेज में जो बच्चे कश्मीर और जम्मू से तैयारी करते हैं, तो उसका एक एनुअल एग्जामिनेशन होता है। उसमें हम बच्चे 30-35 बॉयज़ एंड गर्ल्स को सिलेक्ट करके उनको इन हाउस ट्रेनिंग देते हैं पूरे साल के लिए। इसका एग्ज़ाम आज शेड्यूल था, एक तो यहाँ डिग्री कॉलेज बेमिना में भी था और एक सेंटर जम्मू में भी था। तो इस एग्ज़ाम के ज़रिए से हम कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके उनको ट्रेन करते हैं। तो पिछले 15 साल से ट्रस्ट काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रस्ट से तकरीबन आज तक 200-250 बच्चे जो हैं वो सिविल सर्विस ज्वाइन कर चुके हैं। जो बच्चे अपना मेस वहाँ खाते हैं, मेस के लिए खुद पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस खुद बेयर करते हैं, एकोमोडेशन हम देते हैं उनको, या जो बाकी इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है, टेस्ट सीरीज़ है, लाइब्रेरी है सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, वो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं। अभी जम्मू से यहाँ तक तकरीबन 125 बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया। इसमें से हम तकरीबन 35 बॉयज़ और गर्ल्स को शॉर्ट लिस्ट करके अपने हॉस्टल में एडमिशन ले दें। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरे एक वाटर रोड पर ताजा बर्फबारी और बारिश से कई स्थानों पर भूस्खलन और हिमस्खलन। प्रशासन ने अगले आदेश तक मुगल रोड को यातायात के लिए किया बंद। पीलीभीत की सोनावारी में कई जगहों पर रैलियां। बारामूला सीट से फयाज मीर को सफल बनाने की लोगों से अपील। पुंछ में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन और पुलिस का एक्शन। 5 जगहों पर एसओजी की तरफ से विशेष सुरक्षा अभियान। करगिल में फयाज अहमद ने द्रास की समस्याओं पर डाला प्रकाश। फयाज अहमद ने समस्याओं को हल करने की लगाई गुहार। करगिल परिषद सचिवालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव कवरेज को चर्चा। गांधरबल के सचिव नुसरत अली ने वन स्टॉप सेंटर का किया दौरा। बच्चों को प्रदान की जा रही है सुविधाओं का लिया जायजा। गांधरबल में विश्व पशु चिकित्सा दिवस का आयोजन। आगे बढ़ते हैं, खबर लद्दाख से है, जहां स्वास्थ्य विभाग कारगिल ने क्षेत्र के 2240 हज यात्रियों के लिए एक व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य हज यात्रा से पहले सभी आजमीन के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। हमने ये वैक्सीनेशन प्रोसेस आज से स्टार्ट हो रहा है करगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए। अभी ये हमारे टोटल हाजीज है 269 करगिल डिस्ट्रिक्ट का, और ये प्रोसेस हमारा हर ब्लॉक के हेडक्वार्टर पे चल रहा है। मैक्सिमम जो है अभी करगिल हेडक्वार्टर पे हो रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 78 है हमारे लिस्ट के हिसाब से, प्लस जास्कर के जो 2 बंदे हैं वो भी यहाँ पे आने वाले, तो हमारा 80 हो जाएगा। आज हमने ये लॉन्च किया हुआ है, मंडे तक प्रोसेस चलेगा। तो उसके बाद भी देखते हैं अभी, क्योंकि रोड का कुछ हमारे हाजी साहिबान का शिकायत आ रहा था कि वो लोग श्रीनगर में फंसे हुए, रोड बंद है। तो आप अगर ऐसा कुछ ज़्यादा ये तकलीफ में होगा तो हम उसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फिलहाल हमने मंडे तक का रखा हुआ है सर। जी हम इस साल हाजी के लिए निकले हैं
तो कारगिल में जो हज के लिए 300 सब लगभग 350 है। तो हज का बाकी इंतज़ाम जो गवर्नमेंट का बहुत है हेल्थ सिस्टम में, और बाकी हज हो ये क्या नाम हज कमेटी जो है अली बजाज वगैरह का, तो हमें इसका बहुत बहुत शुक्रिया है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सहूलियत दिया हुआ है। हमें वैक्सीनेशन आज हो रहा है कारगिल में, ये आज 27 अप्रैल का, तो बहुत बहुत शुक्रिया है गवर्नमेंट की हेल्थ सिस्टम में। तो हमें हज उसके लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, तो 9 मई से लेकर आगे हमारा प्रोग्राम है हज के लिए निकलने का। तो अल्लाह ताला ने तौफीक किया तो इंशाअल्लाह आगे निकल रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट की इंतज़ामिया की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया है। हमें बाकी इंतज़ामिया बहुत अच्छी है, इसलिए हेल्थ सिस्टम में बाकी यहाँ से डॉक्टर सारा इंतज़ाम भी आगे के लिए हज के लिए मदीना मक्के के लिए पूरे निकाला है। इस साल 2024 पे हज बैतुल्लाह पे तशरीफ़ लेने वाले तमाम लद्दाख के हजों के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से पूरा लद्दाख के हर एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिस पे वैक्सीनेशन की सहूलियत फराहम रखा है। तो आज कारगिल के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पे हजों का आना जारी है। हर ब्लॉक पे ये सहूलियत रखा है वैक्सीनेशन का, कारगिल के अंदर भी और लेह के अंदर भी तमाम हजों के लिए ये हेल्थ चेकअप, वैक्सीनेशन और जो भी फिजिकल बाकी भी चेकअप होते हैं वो सारा हो रहा है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजकीय मेडिकल कॉलेज बारामूला में हज यात्रियों के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 200 हज यात्रियों का टीकाकरण भी किया गया। बारामूला में हमारे जो आज़मीन हज जिनको वैक्सीनेशन करना था वो उनकी तादाद 150 के करीब है, और जो डिस्ट्रिक्ट में लेफ़्ट आउट आज़मीन हज हैं उनके लिए भी हमने यहाँ फैसिलिटी रखी है। आज हमने उनको लगभग 104 के करीब आज़मीन हज को यहाँ पर वैक्सीनेट किया। ये वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए हमें 4 टीमें हमारी थी यहाँ पर, जिसमें डॉक्टर्स थे, नर्सिंग स्टाफ, वैक्सीनेटर्स और जो भी एक्सरे स्टाफ उसके लिए सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए था वो हमारे पास अच्छी तरह से था। इसके साथ साथ हमने उनको रिफ़्रेशमेंट और पानी का पूरा इंतज़ाम रखा था। चूँकि एक दिक्कत रही कि मौसम की वजह से हमें ये दूसरी मंजिला में लेना पड़ा, तो उससे अगर कोई भी दिक्कत होगी हमारे आज़मीन हज को वहाँ जाने में, उसके लिए हम माज़ूर ख़्वाह हैं और आइंदा इंशाल्लाह इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। एसके स्टेडियम बांडीपोरा में खेलो इंडिया सेंटर में रग्बी से जुड़े खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट वितरित की गई और इस मौके पर पद्मश्री अवार्डी फैजल अली, एसीडी बांडीपोरा, मुमताज अहमद पीर और अन्य लोग भी मौजूद रहे। का जो हमारा खेलो इंडिया सेंटर रग्बी का बांडीपोरा में है, उसकी जो हमारे बच्चे जो इसमें सिलेक्टेड बच्चे होते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट से, हमारे सेंटर से, उसमें हमें कुछ बच्चों को आज जिन्होंने रिसेंटली खेलो इंडिया वुमेन्स लीग भी खेला है, उन बच्चों को जो किट मिलता है थ्रू स्पोर्ट्स काउंसिल यहाँ पर बच्चों को, जिसमें उनका ट्रैक सूट या बाकी जो एसेंशियल इक्विपमेंट्स होते हैं रिगार्डिंग दिस स्पोर्ट्स, वो आज हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपने JNK को रिप्रेजेंट करने का, अपने बांडीपोरा को रिप्रेजेंट करने का। और हम रग्बी सेंटर बांडीपोरा से है जो आज हमें एक स्पोर्ट्स किट प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके लिए हम बहुत ज्यादा थैंकफुल है। और रिसेंटली हमने श्रीनगर में खेलो इंडिया वुमेन्स लीग खेला है, जिसमें हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया खेलने में। रिसेंटली हमें श्रीनगर में खेला था जिसमें हमने बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी, और मैं शुक्रगुजार हूँ स्पोर्ट्स काउंसिलर जिसने हमें खेलने का बहुत ज्यादा मौका दिया और हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और हमें एक किट भी मिलने वाला है। खबर उधमपुर से है, जहां के बसंतगढ़ थाना क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके सर्च अभियान यहां पर चलाना शुरू किया है। आज सुबह करीब 7:45 बजे सांग पुलिस की टीम और VDG सदस्यों का चोचरू गाला हाइट्स के पास आतंकियों से सामना हुआ। इस मुठभेड़ के दौरान एक VDG सदस्य भी जख्मी हुआ है और इसकी जानकारी सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से साझा की गई है। उधमपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में आतंकवादियों की सूचना मिलने के बाद उसके आधार पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके सर्च अभियान भी यहां पर
चलाया है। सुबह 7:45 बजे के आसपास ये इनपुट मिला था, जिसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और एक वीडीसी मेंबर भी जख्मी हुआ है। जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीआरपीएफ और सेना द्वारा यह जॉइंट ऑपरेशन जारी है। एडीजीपी जम्मू ने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से यह जानकारी साझा की है। साथ ही साथ जोनल पुलिस मीडिया सेंटर जम्मू के द्वारा यह जानकारी साझा की गई है, जहां बसंतगढ़ इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी का पता चला था, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है। हर आने जाने वाले की यहां पर तलाशी ली जा रही है, चेकिंग की जा रही है, नाके जगह जगह लगा दिए गए हैं। सेना और सीआरपीएफ जॉइंट ऑपरेशन के आधार पर पूरे इलाके की छानबीन कर रही है। सांग पुलिस की टीम और वीडीसी सदस्यों का आतंकियों से सामना हुआ, जिसमें एक वीडीसी सदस्य भी जख्मी हुआ है और अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके से आपको एक खबर दे रहे हैं, जहां सुबह 7:45 बजे के आसपास आपको बता दें कि आतंकवादियों की मौजूदगी का पता चला था और हमारे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोडी जी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तेजिंदर जी, क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए जैस्मिन, जो पुलिस ने अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है उसमें पुलिस का ये कहना है कि कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी जिसमें कुछ आतंकवादियों के प्रेजेंट होने की जानकारी बसंतगढ़ इलाके में मिली थी। देखिए बसंतगढ़ इलाका जो है काफी दूर दराज का इलाका है। जिस जगह पर ये जो लोकेशन है जहां पर आतंकवादियों को देखा गया है, वहां पर जो आखिरी गाड़ी से के बाद भी 2-3 घंटे का ट्रैक करके पैदल यात्रा करके पहुंचा जाता है। तो काफी दूर दराज का इलाका है ये। जो उधमपुर और कठुआ का जहां पर बॉर्डर है वहां पर ये इलाका है। पुलिस की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि आज सुबह कुछ वीडीजी मेंबर जो है विलेज डिफेंस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके और आतंकवादियों के बीच में एक फेस ऑफ हुआ, जिसमें आतंकवादियों ने इन वीडीजी मेंबर्स पे फायरिंग किया। जवाबी कार्रवाई वीडीजी मेंबर्स ने की और उसमें एक वीडीजी का जो मेंबर है वो जख्मी हो गया है, उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद इस इलाके में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का, आर्मी और सीआरपीएफ जो पार्टीज हैं वो भी भेज दी गई हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा काफी दूर दराज का इलाका है और पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। देखिए जैस्मिन, जो एक्सक्लूसिव ये जो पुलिस ने जानकारी दी है, लेकिन जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन न्यूज 18 JKLH के पास है उसके मुताबिक अभी एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। इसमें जो आतंकवादी है वो रिसेंटली जो अप्रैल का पहला हफ्ता है उसमें जम्मू कश्मीर में ये जो भारत की जो सीमा है जम्मू पंजाब के साथ पाकिस्तान के साथ लगती है, वहां से इन लोगों ने घुसपैठ की हुई लग रही है, जो अभी जानकारी मिल रही है। और ये 4 आतंकवादियों का ग्रुप है जो जैश मोहम्मद के साथ जुड़े हुए हैं और ये वहां से पंजाब और कठुआ के साथ लगता जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, वहां से इन्फिल्ट्रेट करके घुसपैठ करके ये बसंतगढ़ पहुंचे हैं। देखिए अभी रिसेंटली अगर आपको याद होगा बांडीपुरा में कुछ एनकाउंटर हुआ था कश्मीर में, जहां पर आतंकवादियों को इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जम्मू कश्मीर में जो पोल प्रोसेस चल रहा है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहे हैं, उसको डिस्टर्ब किया जाए, उसमें हालात खराब किए जाएं। दूसरी तरफ यहाँ पर जम्मू रीजन में भी आतंकवादियों को घुसपैठ करा के यहाँ पर हालात खराब करने की जो साजिश है वो लगातार रची जा रही है। लेकिन अभी जो जानकारी ये मिल रही है पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है, लेकिन जो फायरिंग सुबह हुई थी उसके बाद कोई फायरिंग नहीं हुई है। तो कहीं न कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि जो आतंकवादी हैं वो इस इलाके में जहाँ पर वो छुपे हुए थे निकल के कहीं और चले गए हैं। तो इसकी एडिशनल फोर्सेस भेजी जा रही हैं, जो आर्मी के पैरा कमांडोज हैं उनको भी वहां पर भेजा जा रहा है ताकि ये जो एंटी टेरर ऑपरेशन है इसे कामयाब किया जाए। जी जैस्मिन, बिल्कुल बिल्कुल तेजिंदर जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि इस इलाके से निकलकर दूसरी ओर आतंकवादियों के जाने की सूचना मिली है और अतिरिक्त फोर्सेस भेजी जा रही हैं। आपसे दोबारा जुड़ेंगे, हम इनपुट्स लेंगे। फिलहाल के लिए तेजिंदर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में आज सुबह 7:45 बजे के आसपास आतंकवादियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से ही पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर यहां पर जारी है। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।